जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत राग दरबारी उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस की आपने करीबन 20 अध्याय देख लिए हैं और ये अध्याय की अगली कड़ी है। सवेरे गांव में ये खबर फैल गई कि जोगनाथ जो था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि जोगनाथ को, जिसे वैद्य जी का आदमी कहा जाता है, पुलिस ने छूने की हिम्मत दिखा कैसे दी। गांव के गुंडे और भले आदमी सभी घबरा उठे। गुंडे इसलिए कि जब वैद्य जी के गुंडे को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो हम किसके मूली। और भले आदमी इसलिए कि जब पुलिस हमसे अपनी हमजोलियों के साथ ऐसा सलूक करने लगेगी तो मौका पड़ने पर हमारे साथ वो किस तरह पेश आएगी। पुलिस की हर गिरफ्तारी की तरह ये गिरफ्तारी भी नाटकीय परिस्थिति में हुई थी। ये बताने की शायद जरूरत नहीं कि परिस्थिति को नाटकीय बनाने का श्रेय पुलिस को था। दरोगा जी ने पढ़ा था कि खतरनाक आदमियों को गिरफ्तार करने का सही समय रात का चौथा पहर है। इसलिए इस बात का लिहाज छोड़कर कि जोगनाथ शिवपालगंज में हमेशा घूमा करता था और उसे थाने पर बुलाकर किसी भी समय इत्मीनान से पकड़ा जा सकता था, उन्होंने उसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चुना। सवेरे 4:30 बजे पुलिस ने उनके मकान को चारों ओर से घेर लिया। सभी जानते थे कि वहां गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी, इसलिए सभी सिपाहियों ने हाथ में राइफलें ले ली। दरोगा जी ने पिस्तौल में गोलियां भरी और फुसफुसाकर अपने हेड कांस्टेबल से कहा, कानपुर की तरफ से बदमाशों का एक गिरोह कल इधर आया है। हो ना हुए ये जोगनाथ के घर पर टिके होंगे। हेड कांस्टेबल ने कहा, हुजूर, कानपुर से आने वाले वो लोग भूदान के कार्यकर्ता हैं। वही तो, दरोगा जी ने फुसफुसा कर कहा, बदमाश लोग पहले साधुओं की बगल में घूमते हैं, अब उन्होंने अपनी बगल बदल दी है। सब सिपाहियों ने बजरंगबली का नाम लिया, अपने बीवी बच्चों के मुंह को उसको याद किया और हथियारों से लैस होकर इन बदमाशों से मुचेटा लेने के लिए चल दिए। सबके सिर पर कफन बंधा था, सबकी जान हथेली पर थी, सबका कलेजा मुंह को आ रहा था। मकान गिरे जाने के बाद बड़े बड़े इंतजाम किए गए। सब सिपाही बिना तंबाकू फाके बीड़ी पिए अपनी अपनी जगह पर बुत की तरह आधा घंटा बैठे रहे। न कोई हंसा, न किसी को हंसाया। एक सिपाही जूते उतारकर पंजों के बल चोर की तरह चलता हुआ सबके कान में शक्ति का महामंत्र जैसे फूंकता चला गया कि इत्मीनान रखो, कोई खतरा नहीं है। सब सिपाही अनुभवी थे और जानते भी थे कि किसी के कह देने भर से खतरा दूर तो नहीं हो जाता, इसलिए वे लोग खतरे ही में बैठे रहे। दरोगा जी और हेड कांस्टेबल हाथ में क्रमशः पिस्तौल और राइफल लिए जोगनाथ के दरवाजे पर खड़े रहे। एक आदमी गली से निकल रहा था, उन्हें देखकर वो लौटने ही वाला था कि हेड कांस्टेबल ने उसे हाथ के इशारे से बुला लिया। वो इत्मीनान से चला आया। हेड कांस्टेबल ने उसके कान में कहा, भाग रहे थे? उसने बेधड़क होकर कहा, भागता क्यों, सवेरे सवेरे आप लोगों का मुंह देखने से बचना चाहता था। दरोगा जी ने ओठों पर उंगली रखकर सिस जैसा निकाला। हेड कांस्टेबल ने उस आदमी के कान में कहा, यही चबूते पर बैठ जाओ, गवाही देनी होगी। उसने कहा, तो बैठने से क्या होगा, जब जरूरत पड़े कल परसों तरसों बुला लेना, दे देंगे गवाही, आपसे बाहर थोड़ी ही है। वो खिसकने लगा। हेड कांस्टेबल ने उसके कान में कहा कि तब तो ठीक है, जाओ, पर खबरदार वहां हमारी मौजूदगी का हाल किसी को मत बताना। उसने हेड कांस्टेबल के कान में अपनी नाक खोस कर उसी तरह कहा, बताना किसको है, सारा गांव जानता है। वो चला गया। मकान के पिछवाड़े बैठे हुए लोगों को बीड़ी तंबाकू की तलब सताने लगी। तब तक उजाला होने लगा था और एक दूसरे के चेहरे दूर से दिखने लगे थे। अचानक पीछे बैठे सिपाहियों ने चरमराहट सुनी। शायद बाहर का दरवाजा खोला गया था। उन्होंने वहां जल्दी जल्दी बातचीत होते हुए सुनी। वो समझ गए कि उनके लिए अब धर्मक्षेत्र कर्मक्षेत्र प्रवेश करने का मौका आ गया है। वे अपनी अपनी संगीनी छड़ा कर खड़े हो गए। उधर दरवाजे की ओर बातचीत तेज और तेजी से दूर होती जा रही थी। सिपाही भीतर ही भीतर कसमसाने लगे और खांसने के साथ ही शरीर के प्रत्येक सुराख से उनके हवा के दबाव को बाहर वो फेंकने लगे। थोड़ी ही देर में किस्से का चरम बिंदु आ गया। खतरे की सीटी बजी और वे सब दौड़ते हुए दरवाजे के पास आ गए। वहां से भागते हुए वे दरवाजे से 50 गज दूर एक आम के बाग के पास पहुंचे और पहुंचते ही एक नाटकीय परिस्थिति बन गई। देखा कि वहां पे जोगनाथ जो है वो जमीन पर बैठा है। दरोगा जी उसकी छाती पर तमंचा ताने खड़े हैं। हेड कांस्टेबल दूसरी दिशा से संगीन दिखा रहा है। बढ़िया थिएटरी दृश्य है, पर उस पर पर्दा नहीं गिर रहा है। सिपाहियों ने आते ही इस दृश्य को घेर लिया और तमंचे और संगीन से उसके शरीर के जो भाग आरक्षित बचे थे उन पर कब्जा कर लिए। जोगनाथ से कुछ दूरी पर एक लोटा गिरा पड़ा था। जमीन पर पानी बिखरा हुआ था। दरोगा जी ने एक सिपाही से कहा, वह लोटा कब्जे में ले लो, सबूत के काम आएगा। सिपाही ने लोटा उठाकर उसका गौर से मुआयना किया और प्रशंसा के स्वर में कहा, ये तो मुरादाबादी लोटा है। बाद में उसने कुछ सोचकर पूछा, इसे मोहर बंद किया जाएगा हुजूर? किया जाएगा या फिर बाद में देखेंगे? सिपाही ने कुछ सोचकर पानी में भीगी हुई जमीन की ओर उंगली उठाई और कहा, ये मिट्टी भी कब्जे में ले लिया जाए। हेड कांस्टेबल ने उसे घुड़क दिया, बहुत काबिल ना बनो, जितना कहा गया उतना ही करो। दरोगा जी ने जोगनाथ को खड़ा कराया, उसके जिस्म की तलाशी ली, फिर संगीने म्यान में चली गई। पिस्तौली चमड़े के दरबे में घुस गए। सिपाहियों में बातें होने लगी। एक ने कहा कि हो ना हो, सवेरे सवेरे यहाँ हाजिर रफा करने जा रहा था
दूसरा बोला कि क्या पता आसपास कोई गिरोह उसे दाना पानी देने जा रहा हो। तीसरे ने कहा कि अब्बे जी शोर मचाएंगे। चौथे ने धीरे से कहा, अब्बे जी को दरोगा जी अपनी जेब में डाले घूम रहे हैं। गिरफ्तारी कप्तान के हुक्म से हुई है। पांचवें ने कहा कि चुप चुप जरा देख तमाशा देख क्या होता है। जुगनत अपनी जगह पर किसी लोक नृत्य की मुद्रा में खड़ा था, पर उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो नाचेगा नहीं। अचानक दरोगा ने उसके गाल पर एक जोर तमाचा मारकर पूछा, लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने चोट के असर को दूर करने के लिए आंखें मिलाई। उसके बाद ही दरोगा जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, बोटी बोटी काट डालो, तब भी जब तक मेरा वकील नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दरोगा जी ने हेड कांस्टेबल को हुक्म दिया, हथकड़ी डालकर इसे ले चलो, अभी इसके मकान की तलाशी लेनी है, इनकी खबर भी लेनी है। हेड कांस्टेबल ने कहा। पूरी घटना के बारे में अगर कोई दरोगा जी से पूछता तो वे उसका विवरण इस प्रकार देते। आज से कुछ दिन पहले गांव में चोर आए थे। पुलिस ने ग्राम रक्षा समिति की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर जैसा कि इस मौके पर अक्सर हो जाता है, चोर अपने गिरोह का एक मुकामी आदमी पीछे छोड़कर निहायत चालाकी के साथ अंधेरे में गायब हो गया। और पुलिस और ग्राम रक्षा समिति की मुस्तैदी के कारण दस्तयाब न होने पर भी वे अपने मुजरिमाना इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। पर उनके गिरोह का मुकामी आदमी जिस वक्त गांव में चोरों की आमद से चहल पहल मची थी, गांव वालों की घबराहट का नाजायज फायदा उठाकर गया दिन के मकान बनिया चोरी करने दाखिल हो गया। ग्राम रक्षा समिति वालों की आवाज लगाने पर गयादीन के घर में लोग जाग गए और तभी उन्होंने किसी शख्स को सीढ़ी से चढ़कर छत पर दाटते हुए देखा। पुलिस बात की बात में हवा की तरह मौके पर पहुंच गई। तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। मौके पर गयादीन ने पुलिस के हाथ में एक फेरी देते हुए कहा कि ये उन जेवरात की फिरिस्त है जो अभी अभी चोरी में गए हैं। मौका मुआयना करके पुलिस वापस चली गई और फिर लगभग 15 दिन जोर शोर की तफ्तीश हुई। तफ्तीश करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि गयादीन की उस रात की चोरी जो हुई थी, ये नहीं जो शख्स जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़कर छत पर पहुंचता हुआ पाया गया था, यकीन के साथ कहा जा सकता है वो चोरी था। इसके बाद पुलिस को बजरिया मुखबिर मालूम हुआ कि जोगनाथ बलराम नाथ साकिन मौजा सिवपालगंज के घर पर चंद ऐसे जेवरात थे जो गया दिन के हो सकते हैं। पूरा पता लग जाने पर आज सुबह मुंह अंधेरे उसके घर पर दबिश हुई। जोगनाथ लोटा लेकर उस वक्त कहीं बाहर जा रहा था। पुलिस के सामने उसने जुर्म का इकबाल किया और खुद उसे अपनी मौजूदगी में मकान की तलाशी कराई। तलाशी जैसा कि कानून में लिखा है कि मोहल्ले के एक बाइज्जत आदमी की मौजूदगी में हुआ। ये बताना भी जरूरी है कि इस मौजे में अव्वल तो आदमी ही नहीं मिलते, और दूसरी ये कि अगर कोई आदमी मिल भी जाए तो उसे बाइज्जत मानना मुश्किल है। जो भी हो, तलाशी छोटे पहलवान वल्द कुशहर प्रसाद और बैजनाथ वल्द त्रिवेणी सहाय की मौजूदगी में हुआ। वैजनाथ इस गांव का बाशिंदा नहीं है। इसे बाइज्जत आदमी को पड़ोस के गांव से बुला लिया गया था। जोगनाथ के दिखाने पर अंदर कोठरी में एक जगह खोदा गया। उसने एक हांडी निकली और हांडी के अंदर 4 जेवरात, एक करधनी चांदी का था, कीमत लगभग वही 50 रुपया, एक जोड़ी बिछिया था, कीमत लगभग 3 रुपया, एक हमेल चांदी का था, कीमत लगभग 25 रुपया, और एक नाक की किल सोने की, कीमत लगभग उसका 30 रुपया था। इनकी फर्द बरामदगी तैयार करने गवाहन के दस्तखत लिए गए। इस सामान को मैं हानि के एक कपड़े में बांधकर मोहर बंद किया गया। ये सारी कार्रवाई वहीं मौके पर यानी कोठरी के अंदर हुई। जोगनाथ ने गिरफ्तारी के वक्त झगड़ा किया था। उसे पकड़ने के सिलसिले में हेड कांस्टेबल की कमीज भी फट गई और हाथ में चोट भी आया। जोगनाथ पर काबू पाने के लिए कम से कम जितनी ताकत जरूरी थी उसका इस्तेमाल किया गया। बाद में जोगनाथ और घायल सिपाही का डॉक्टरी मुआयना भी हुआ। सिपाही 2 हफ्ते की डॉक्टरी छुट्टी लेकर घर चले गए और जोगनाथ के जिस पर 20 नीले नीले निशान और 40 खरोचे, सभी चोटें मालूम है मामूली लग रही थी और जमीन पर गिर पड़ने की वजह से ये सब आई थी, ऐसा लग रहा था। ये आख्यान वैद्य जी को बहुत घुमा फिरा कर सुनाया गया, पर आज पहली बार वैद्य जी को इस शाश्वत सत्य में संदेह हो रहा था कि पुलिस जो करती है वो ठीक ही करती है। वैद्य जी की राय जोगनाथ के बारे में बहुत अच्छी थी नहीं, पर वे उसे दुनिया में रहते थे जहाँ आदमी का सम्मान उसकी अच्छाई के कारण नहीं उसकी उपयोगिता के कारण हो। उनके आदमी में जोगनाथ ही ऐसा था जो जी खोलकर दारू पीता था, और चाहे अपने पैसे से पी रहा हो चाहे किसी दूसरे के पैसे पर, दारू की मात्रा में अंतर नहीं आता था। कुल मिलाकर वे एक मझोली हैसियत का गुंडा था। वैजी को संदेह था कि जोगनाथ की गिरफ्तारी के पीछे कुछ पॉलिटिक्स है। वे कुछ दिनों से देख रहे थे कि दरोगा जी उन्हीं को नहीं, रामाधीन भिकम खेड़वी को भी कुछ समझाकर चल रहे थे। पहले वे सोचते रहे कि अफीम के गुप्त कारोबार में रामाधीन ने उन्हें भी साझेदार बना दिया है, पर अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि दरोगा जी को भ्रम हो गया है। इस बात का भ्रम कि राजनीतिक दावपेच में रामाधीन भिकम खेड़वी उनके लिए वैद्य जी की अपेक्षा ज्यादा कारगर साबित होंगे। जो भी हो, वैद्य जी को एहसास हो गया था कि इस परिस्थिति में अगर जोगनाथ की गिरफ्तारी होती है तो शुरू में वही होगा जो दरोगा जी चाहेंगे, और दरोगा जी वही चाहेंगे जो रामाधीन भिकम खेड़वी चाहेंगे। पर रुपन बाबू ने जिद की थी कि जोगनाथ को जमानत पर थाने से ही छुड़वा लिया जाए, इसलिए वे दरोगा जी से नहीं चाहते हुए भी बात करने के लिए तैयार हो गए।
दरोगा जी इस वक्त सवेरे वाले मुस्तैद दरोगा नहीं थे जिसकी निगाह पड़ते ही आदमी के जिस पर निलग लागू और निशाने खरोच उभर आए। इस वक्त वे सिल्क के कुर्ते में अपनी तंदुरुस्त देह को झलका रहे थे, कद्दर का पैजामा, ऑटो के कोने से पान। उनके मुंह से वैजी ने पूरी घटना सुन ली। उनके ताज्जुब नहीं हुआ, सिवाय इसके कि जोगनाथ के घर से पुलिस ने एक ऐसी तमंचा तक नहीं बरामद किया। पुलिस के घनिष्ठ संपर्क में इतने साल बिताकर वे इतने जान गए थे कि ऐसे मौके पर अपराधी के घर से लोहे का एक भूना टुकड़ा जरूर निकलता है जिसे तमंचा कहा जाता है। जिसे देखते ही ऐतिहासिक तथ्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों के सामने भारतीयों की हार का मुख्य कारण क्या था? उन्होंने दरोगा जी को मुरव्वत के लिए धन्यवाद देना आवश्यक समझा। भूमिका के तौर पर पूछा, जोगनाथ के घर से केवल आभूषण ही निकले? ये गांजा, भांग, चरस, अफीम ये तो नहीं निकला? हाँ, मैंने अफीम की तलाशी तो ली नहीं थी। वैसे करता तो लोग यही कहते, कुछ बार उधर की पार्टी से एक अफीम के सिलसिले में पकड़ा गया था, इसलिए इस बार एक आदमी इधर से पकड़ा गया। पार्टी? वैजी ने आश्चर्य के साथ पूछा, कैसी पार्टी? आप यहाँ किसकी भाषा बोल रहे हैं? उत्तर दिया रुपन बाबू ने, पुलिस की। उन्होंने कहा, पुलिस की? दरोगा जी ने आगे मीच कर अपना दिमाग साफ करना चाहा। मन में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शराबों में जिन बहुत धोखेबाज चीज है, देखने में पानी जैसी पर पेट में पहुंचकर जबान को गलत मोड़ देने लगती है, क्या कहना चाहिए और क्या कहलाती है। उन्होंने आंखें खोली। वैजी का चेहरा काफी गंभीर हो गया था। अब ये कोई कमीनेपन की बात कहेंगे? सुनकर दरोगा जी ने उनके मुंह की छटा निहारने लगे। आपने ये संकोच निरर्थक ही दिखाया। वैद्य जी बोले, जो अफीम का तस्कर व्यापार करता हो उसे कभी क्षमा तो नहीं करना चाहिए। वो दुराचारी है, देशद्रोही है। दरोगा जी चुपचाप बैठे। उन्होंने मन ही मन हलफ उठाया कि जिन हो या ना हो, अब कोई गलत बात नहीं कहूंगा। वैद्य ने अचानक पूछा, ये जोगनाथ के घर से तमंचा तक नहीं निकला, ये कैसी तलाशी थी? ऐसी ही वैसी समझ लीजिए। दरोगा जी भी नम्रता पूर्वक बोले, अब इतने तमंचे कहाँ रह गए कि हर तलाशी में एक एक निकलता जाए। मुस्कुराकर उन्होंने सोचा कि जिन एक्टिंग करने में बड़ी मददगार साबित होती है। रूपन बाबू एक अखबार के पीछे अपना मुंह छिपाए बैठे हुए थे। वहीं से बोले, कहाँ चले गए सब तमंचे? आपके स्टॉक वाले सब खत्म हो गए क्या? दरोगा जी ने गंभीरतापूर्वक कहा, पिछली बार वैद्य जी ने जो भाषण देने पर दिया था ना, ये उसी का नतीजा है। उसे प्रभावित होकर सभी बदमाशों ने अपने तमंचे इलाके के बाहर फेंक दिए होंगे और ज्यादातर उन्नाव वालों के हाथ बेच दिए होंगे। बद्री पहलवान उन्नाव गए हुए थे, सभी ये लौटे ही नहीं थे। बेच जी ने आंख का कोना सिकुड़ कर कुछ सोचा और धीरे से हंसे। बोले, शिवपालगंज का जलवायु जो है वो बड़ा ही उत्कृष्ट है, बुद्धि के विकास के लिए बहुत ही अनुकूल। मैं तो आपको ही यहाँ का जलवायु मानता हूँ। इस बार दरोगा जी ने ये बात कहकर जिन को मन ही मन गालियां नहीं दी, बल्कि वे खुलकर हंसे। वे हंसते रहे, उन्हें पता भी नहीं चला कि जिन ने जवान को ही नहीं, गले को भी गलत मोड़ दे दिया है। वे जी चुपचाप बैठे रहे। दरोगा जी की बात उन्होंने अनसुनी कर दी थी। दरोगा जी चलने के लिए धीरे से खड़े हो गए। जब बैठक की चौखट लाग ही रहते तो वैद्य जी ने जैसे वे कोई भूली बात याद कर रहे हो कहा, जोगनाथ की जमानत तो शायद मेरे ही नाम लिखी हो। दरोगा जी खड़े हो गए, बोले, वैसा होता तो आपकी दस्तखत जरूर करा लेता, पर बात कोई ऐसी है नहीं, अदालत से जमानत हो जाएगी, किसी को वहीं भेज दीजिएगा। वैद्य जी चुप हो गए। रूपन ने अब साफ साफ पूछा, यहाँ जमानत लेने में क्या दिक्कत है तुमको? उन्होंने कहा, देखो, चोरी का जुर्म गैर जमानती है और खून का। दरोगा जी ने हल्के ढंग से कहा, आप शायद परसाल के नेवादा वाले मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं, पर उसमें तो मुलजिम टीबी का मरीज था, उसे हवालात में रखकर कौन हत्या मोल लेता? रूपन बाबू अखबार छोड़कर पहले ही उठ खड़े हुए थे। बोले, जोगनाथ अभी तो आपकी हिरासत में ही है ना, उसकी वहीं मुआयना कर लो, वो भी तो बीमार है। ये और बात है कि टीबी तो नहीं है, सुजाक तो है उसको। क्या है सुजाक? वैद्य जी ने ठंडी आवाज में कहा। रूपन शिष्टता से बोलो। दरोगा जी ने, अपने आत्मीय है, जो करेंगे समझ कर करेंगे। दरोगा जी ने दोहराया, तो आ गया है, चलो यहाँ से। हाँ चलिए, रूपन ने बोला। थाने पर रामाधीन बैठे राह देख रहे होंगे, चलिए। दरोगा जी मुस्कुराए, फिर नौकरशाही की जीवन की सबसे खेदपूर्ण घटना का जिक्र किया। देश तो आजाद हो गया, इसलिए अब बात ही दूसरी है, वरना रूपन बाबू राह तो बड़े बड़े लोग देख रहे होते हैं। उनके चले जाने पर रूपन ने कहा, जिसे समझे थे खमीरा वो निकला भसाकू। इतना उन्होंने स्वगत के रूप में कहा, बाकी बैज जी से बड़ी बेइज्जती हुई। बैज जी शांत भाव से बैठे रहे। फिर रंगनाथ को घर से निकलता देखकर व्याख्यान शैली में बोले, लाभालाभ जया जयो, मान अपमान इन सबको समबुद्धि से लेना। पिताजी की पिताजी यहाँ पे गीता की बात कर रहे थे। रूपन ने सोचा, अब देखें ये दरोगा बचकर जाता कहाँ है। बाबू रामादीन वीखम खेड़वी के दरवाजे पर आज भंग उठ रही थी। सामने एक छप्पर के नीचे जुआ चल रहा था। दोनों चीजों से वेलोश बाबू रामादीन एक चारपाई पे लेटे हुए लंगड़ की बात सुन रहे थे। लंगड़ वही जो चबूतरे के नीचे खड़ा था। यहाँ रंगनाथ और सनीचर उसी ओर से निकल रहे थे। बाबू रामाधीन ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। कुछ चारपाई के कोने में बैठकर उसे उन्होंने सिराने बैठा लिया। सनीचर के बारे में उन्होंने कोई तकल्लुफ तो किया नहीं, सिर्फ इतना कहा, खड़े हो।
खड़े क्यों हो? तुम भी बैठ जाओ प्रधान जी। मतलब भविष्य में वो प्रधान होने वाला था। रंगनाथ के लिए एक दूसरा मौका था। पहली बार जब वो रामाधीन के घर के आगे से निकला था, भंग और जुए का कहीं जिक्र नहीं था। आज यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। रंगनाथ ने लंगड़ की ओर देखकर पूछा, इनके क्या हाल है? बहादुर आदमी है, समझ लो बैल को धोकर आया है। रामाधीन ने हाथों से इशारा करके बताया कि बैल को धोने की कोशिश में हाथों को कहाँ तक जाना पड़ता है। रंगनाथ ने ललकार कर पूछा, क्या हुआ? तुमको नकल मिली कि नहीं? लंगड़ ने वैष्णव संतों की निधीता से जवाब दिया, हाँ बापू, अब मिली ही समझो। सदर के दरख्वास्त करके लौट रहा हूँ। वैसे सदर जाने वाली दरख्वास्तें वहीं खो जाती हैं, पर मेरी खोई नहीं, आप लोगों के चरणों का प्रताप है। सनीचर ने समझदारी से कहा, बहुत अच्छा लक्षण है। दरख्वास्त वापस लौट आई तो अब निकल मिल ही जाएगी। कब मिलेगी? रंगनाथ ने पूछा। लंगड़ को ये ताली कुछ नापसंद आई। रंगनाथ को दिलासा देते हुए कहते हैं, नकल बाबू कहते थे कि तुम्हारा नंबर अब आने वाला है। रमादीन ने कहा, जाओ लंगड़, जाकर उधर ठंडे वंडे पी लो। फिर वे रंगनाथ की तरफ घूमे और बिना दिलचस्पी के बोले, सुना आज जोगनाथ गिरफ्तार हो गया है? रंगनाथ शुरू से ही सवाल के लिए तैयार था। उसने रामादीन से पूछा, कौन जोगनाथ? रामादीन उसका मुंह देखते रह गए, फिर सनीचर से बोले, प्रधान जी इन्हें बताओ ये जोगनाथ कौन है? सनीचर ने कहा, तुम बाबू साहब मुझको अभी से प्रधान प्रधान ना कहो। जब अपना कीमती वोट मंगलदास वल्द दुलारी लाल को दे दोगे ना, तभी मैं प्रधान बन जाऊंगा। अभी से टिलर टिलर करना बेकार है, क्यों ना बाबू? रंगनाथ भंग का गिलास रंगनाथ के आगे आ गया था। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं तो पीता नहीं हूँ। बाबू रंगनाथ को कुछ वैसे ही अपमान का अनुभव हुआ, जिसका अंतिम परिणाम हल्दी घाटी की लड़ाई थी। बुरा कर बोले, तुम भंग क्यों पियोगे भैया? यहाँ जाहिलों की चीज है। रामाधीन के सामने एक गंजा बैठा था। रंगनाथ को अपने से ज्यादा साफ सुथरा देखकर वो उसे शुरू से ही अपना स्वाभाविक शत्रु मान रहा था। वो बोल पड़ा, ये शहरी आदमी है, भंग कैसे पी सकते हैं? इनके लिए तो बोतल वाली निकालो। रामाधीन ने रंगनाथ के प्रति बड़ी बलमन साहस से देखा और बोले, ये बोतल वाली नहीं पियेंगे, बावन है ना? फिर उन्होंने रंगनाथ से आदर पूर्वक पूछा, और पीते हैं तो हुक्म कर मंगाओ। बावन के स्तर पर उतार दिए जाने के कारण रंगनाथ को जवाब देने में दिक्कत महसूस होने लगी, पर सनीचर ने बिना हिचक कहा, तुम क्यों बोतल मंगाते हो? बोतल तो ये चिमरखी दास मंगाएंगे, जिन्होंने ये बात उठाई है। कहकर उसने गधे की तरफ हिकारत के साथ कहा, खड़ूस कहेंगे। फिर एक स्थानीय कहावत, जिसका खड़ी बोली में मतलब था, 1600 सुअर का निमंत्रण देते घूम रहे, पर हालात ये है कि स्थान विशेष में पखाना तक है नहीं। रंगनाथ ने अब चल देना ही ठीक समझा, क्योंकि बातें उकड़ी उकड़ी हो रही थी। अब चलने दीजिए बाबू। रामाधीन जी ने टहलने के लिए बोला, और देर हो जाएगी। ऐसा करके वो चले। टहला काम है घोड़ी का, मर्द बच्चे का नहीं। वे आत्मीयता से बोले, 500 डंड फटाफट मारे और लोहा लंगर सब कुछ पेट में हजम हो गए। वे दोनों चल दिए, पर चलते चलते जुआरियों के पास थोड़ी देर के लिए ठिठक गए। खेल दो गुटों में हो रहा था। एक और कई आदमी बैठे हुए कोर्ट पीस खेल रहे थे। उनकी परिस्थिति पर गौर करने से यह पता चलता था कि कोर्ट पीस जो होता है, वो एक ऐसा खेल है जो 52 पत्तों से होता है। ये ध्यान देना ही एग्जाम में आ सकता है। पत्ते पुराने घिसे हुए इस कदर को कटे फीटे होने चाहिए कि पारखी आदमी को दूसरी ओर से पता चल जाए कि ये कौन सा पत्ता है। उस गुट को देखने से ये भी पता चलता था कि कोर्ट पीस जो होता है, वो 8 आदमियों द्वारा खेला जाता है। उनमें जो 4 आदमी है, पत्ते हाथ में लेकर मुंह को अपनी छाती पर लटकाकर और दारुण चिंता के बोझ में दबकर बैठते हैं। बाकी 4 आदमी एक एक खिलाड़ी के पीछे बैठकर उस खेल का आंखों आंख से हाल बयां करते हैं। और जहाँ चुप रहने की जरूरत हो, वहां निश्चित रूप से वो बोलते ही नहीं है। वे खेलने वालों के लिए तंबाकू मलने, बीड़ी सुलगाने, पानी मांगने और मंगाने, फेंके गए पत्तों को उठाने का काम करते हैं। खेल के बाद हार जीत के मुताबिक जब खिलाड़ियों में पैसे का लेन देन हो, तो रोजगारी की कमी को पूरा करने और जीते हुए खिलाड़ी के पैसे से पान मंगाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है। बने हुए पत्तों को गिनने और हारी हुई बाजी को फेंकवा कर किसी बहाने से झगड़ा शुरू कराने का काम भी इन्हीं को होता है। सामने बैठे खिलाड़ियों को कौन सा पत्ता चलना चाहिए, इसे इशारे से बताना, तो इशारे का पत्ता चले जाने पर विरोध में शोर मचाना, वो भी इन्हीं का काम है। रंगनाथ को ये खेल फिसड्डी जैसा मालूम हुआ, बिल्कुल भंग के नशे जैसा। पर जब उसने दूसरे गुट का निरीक्षण किया, तो उसकी धारणा शिवपालगंज के जुए के बारे में बिल्कुल बदल गई। वे तो फ्लैश खेल रहे थे, जो लैंटर्न को लालटेन बताने वाले नियम से यहाँ फल्लास बन गया था। खेल बड़े घमासान का चल रहा था। एक तरफ ब्लफ का स्वयं चालित अस्त्र हत्याकांड मचाए हुए था, दूसरी ओर शुद्ध देसी चाल से एक खिलाड़ी बढ़ रहा था। अचानक उसकी अक्ल का हाथी घबरा कर इधर उधर भागने लगा और मालिक को नीचे फेंक कर उसे कुचलने के लिए टांग उठाकर खड़ा हो गया। उसने पत्ते फेंक दिए और इधर मुट्ठी भर पैसे फट से बटोर कर दूसरे खिलाड़ी ने अपनी जांग के नीचे दबा लिए। हारे हुए खिलाड़ी ने, जिसे 2 दिन पहले रंगनाथ ने वैद्य जी के घर पर 8 आने फी देने की मजदूरी पर काम करते हुए देखा था, वो बिना किसी सिकने या खींच के एक बड़ी सुलगा दी। बीड़ी
और दूसरी बाजी के बढ़ते हुए पत्तों को बिना दिलचस्पी के देखने लगा। रंगनाथ ने उसके धैर्य और साहस का मन ही मन सराहना किया। दत्तात्रेय जिंदा होते तो उसे अपनी 25वां गुरु बना लेते, उसने ऐसा मन में सोचा। उसका मत्था उस खिलाड़ी की निर्विकारता पर आदर के साथ झुक गया और सोच पूछा जाए तो उसके पत्तों को झाँक कर देखने का मतलब उसी से नीचे वो झुका। उन लोगों की अपनी एक भाषा भी थी। वे पेयर को जोड़ कहते थे, फ्लस को लंगड़ी कहते और रन की दौड़ रनिंग फ्लस और पक्की ट्रेल को ट्रिलर। उसने सोचा अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में डालने की समस्या का सही जवाब तो यही है। देश में पेशेवर कोशकारों और उनकी समितियों का जाल बिछा है जो अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द रच रहे हैं। ये काम तो काफी दिलचस्प है क्योंकि एक और कमरे के भीतर एक नई भाषा का निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर इतना वक्त भी लग रहा है कि निर्माणकर्ता पेंशन भर पाने की नौकरी पूरी कर ले। ये इसलिए भी दिलचस्प है कि इस तरह बनाई गई भाषा का कोई अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि ये कहा जा सकता है कि लो भाई, जो सह हमारी अंग्रेजी में थी वो तुम्हारी भाषा में आ गई है। भाई उसे ले या ना रहे, इससे किसी को क्या उलझन। रंगनाथ इस बेहुदा समस्या के बारे में कभी-कभी सोचता भी था पर उसे कोई रास्ता दिखता नहीं था। बार-बार पक्की, टिरैल, लंगड़ी का प्रयोग सुनकर उसने आज सोचा क्यों ना इन 4-5 गजों को एक समिति बना के दिल्ली में बैठा दी जाए। ये बड़े-बड़े पारिभाषिक शब्दों के लिए सिर्फ सामाजिक स्वीकृति के आधार पर अपनी मातृभाषा के कुछ शब्द निकाल कर पेश कर देंगे और कुछ ना हुआ तो ट्रेल को ट्रिलर बना देंगे। जिस आत्मविश्वास से वो खेल रहे थे, अपने खेल तक को बेचकर वे जिस आशावादिता से ब्लफ लगा रहे थे, उसने रंगनाथ को अचंभे में डाल दिया। यह स्पष्ट था कि विदेशों से करोड़ों रुपए उधार मांगने वाले डेफिसिट फाइनेंसिंग के आचार्यों और महान राजनीतिज्ञों में भी इतना मजबूत कलेजा मिलना मुश्किल है। रंगनाथ ने सोचा, इन मजदूरों और चरवाहों का जीवन देखकर आज से मैं दिल्ली के स्वप्न द्रष्टाओं पर नाराज होना छोड़ दूंगा। उसने अपने पास बैठे हुए खिलाड़ी को देखा। इस बार वो फिर दांव हार गया। उसने एक नई बीड़ी सुलगाई और निर्विकार भाव से इधर उधर आंखें घुमाकर देखा। रंगनाथ और शनिचर को शूनी निगाह से एक किनारे छोड़ते हुए उसने कुछ देर खड़े हुए एक मजदूर को 5 उंगलियां दिखाकर रुपए निकालने का इशारा किया। उसने सिर हिलाकर नहीं कहा, तो वो उठकर बाबू राम दीन के पास पहुंचा और वहां से तत्काल ही लौटकर अपनी जगह पर फिर से बैठ गया। उसका चेहरा पहले की तरह निर्विकार था। ताश उठाकर उसने अंजलि बीड़ी दूर फेंकी और एक ढकाली, फिर उसने 5 रुपए का नोट फेंक कर बाकी रुपए वापस उठाने की चिंता किए बिना एक दांव चला। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी ने कहा, इस बार कोई बड़ा पत्ता आया है। रंगना ने झुककर देखा, वो फिर पहले की तरह ब्लफ खेल रहा था। विदेशी सहायता किन कार्डों से किस मौके पर और किस तरह का चेहरा लेकर मांगनी चाहिए, सबका सबक जो है रंगनाथ की आंखों के सामने आज खुला हुआ था। वे मैदान में पहुंच गए थे और रंगनाथ को अकेला छोड़कर सनीचर कुछ दूरी पर एक छोटे से तालाब की ओर जाने वाला था। रंगनाथ ने उसे पूछा, और तो सब ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई, ये छोटे पहलवान जोगनाथ के खिलाफ पुलिस के गवाह बन गए, ये तो ठीक नहीं है। सनीचर तालाब की ओर रॉकेट किसी तेजी से बढ़ रहा था। उसने अंडरवियर की डोरी टटोलनी शुरू कर दी। वो ये बताने की जरूरत नहीं थी कि इस रफ्तार की वजह क्या है, और जाते जाते उसने रंगनाथ को ये बताना 9 शब्दों में समझा दी। उसने कहा, देखते जाओ रंगनाथ बाबू, ये गजों के चोचले हैं। इसके बाद जैसे कोई विश्व सुंदरी उसे अपने बिस्तर पर बुला रही हो। इस दातुता से अंडवे को दूर फेंक कर रंगनाथ की निगाह के सामने ही वो बिल्कुल नंगा हो गया और चरसे तालाब के किनारे तीतर लड़ाने वाली मुद्रा में बैठ गया। तीतर वाली बात यहाँ भी आई और एक उपन्यास में और आया है। इसको आप बताइए कि कहाँ पे इसका जिक्र हुआ है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर जो है 22वां अध्याय वो बात की वीडियो में करेंगे। आज के लिए जो है हमारा 21वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी जो चैनल पे आपको यूजीसी नेट का जो यूनिट 6 है जिसमें 13 उपन्यास है, तो मैक्सिमम उपन्यास करा दिए गए हैं। बाड़भट की आत्मकथा, मानस का हंस, गोदान है, मैला आंचल है, झूठा सच है ना, ये सब करते चलिए। राग दरबारी भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 ही उपन्यास आपके लगभग बच रहे हैं, परीक्षा गुरु और एक देवरानी जेठानी की कहानी, तो इसको हम जल्दी करा देंगे। बाकी 13 उपन्यास में मोस्ट ऑफ द उपन्यास हम लोग अच्छे से यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी चैनल पे आप नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू इसको शेयर वगैरह करते रहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे पूरे उपन्यास का संपूर्ण रूप से वाचन किया जा रहा है, तो ये आपकी एक दायित्व भी है कि आप लोग भी इसको जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं और लाइक वगैरह जो भी होता है फॉर्मेलिटी उसको ज़रूर अदा करें। धन्यवाद।